नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। नए कृषि कानून को लेकर किसान का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को किसानों ने भारत बंद का ऐलान भी किया है और किसानों के इस ऐलान के बाद सियासी पार्टियां भी अब किसानों के समर्थन में उतर आई हैं। दरअसल कृषि कानून के खिलाफ सोमवार को सूबे के हर जिले में सपा के कार्यकर्ताओं ने किसान यात्रा निकालकर सरकार के पुतलों को फूंका है। अखिलेश यादव खुद सड़क पर उतरे किसानों का समर्थन करते हुए नजर आए। किसानों के समर्थन में खड़ी सियासी पार्टियों को लेकर सीएम योगी ने जमकर निशाना साधा। सीएम ने यह कहा कि ये विपक्षी पार्टियां किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही हैं। ये राजनीतिक दलों के दोहरे चरित्र को दर्शाता है। अखिलेश यादव ने इस पर यह कहा कि जब किसान कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं तो सरकार क्यों उसे खत्म नहीं करना चाहती है। अब इन आरोप प्रत्यारोप के बीच में बड़ा सवाल ये उठता है कि किसानों के साथ आखिर वादा खिलाफी कर कौन रहा है। आंदोलन के सहारे आखिर कौन अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। आज इन्हीं बड़े सवालों के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो आज की बड़ी बहस को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान आंदोलन को लेकर के क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। देश के कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा वातावरण खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। खासतौर पर एपीएमसी एक्ट, जो मॉडल एपीएमसी एक्ट है, इस पर राजनीतिक दलों का वर्तमान रवैया उनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करने वाला है। श्री शरद पवार जी ने पत्र भेजे थे मुख्यमंत्रियों को कि स्टेट का एपीएमसी एक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज एक्ट, इसमें व्यापक संशोधन की आवश्यकता है और एक मॉडल एक्ट भारत सरकार इसके लिए तैयार कर रही है। इस मॉडल एक्ट के अनुसार ही इसे देश के अंदर लागू किया जाना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि किसी सरकार के कृषि मंत्री राज्यों को पत्र लिख रहे होंगे तो बगैर शासन के मुखिया के या जिस पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है उस पार्टी के मुखिया को इस बात की जानकारी न हो, ये बड़ी अजीब सी बात है। या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसको समर्थन करने वाले राजनीतिक दल आज अपने उन वक्तव्यों से कैसे मुकर सकते हैं और कैसे मुकर रहे हैं, ये इनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करता है। और किसानों, भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके कैसे देश के अंदर ये लोग अराजकता का माहौल पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण ये घटना है। तो विपक्ष की राजनीति पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर प्रहार किया और उन्होंने किस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियों को कटघरे में खड़ा करते हुए और खासतौर से समाजवादी पार्टी को लेकर के भी इन बड़ी बातों को कहा है। लेकिन किसानों के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव ने सरकार पर पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनवा दें। समाजवादी पार्टी लगातार किसानों को जागरूक करेगी और किसानों के बीच में जाएगी, गांव-गांव समाजवादी पार्टी जाएगी। लेकिन जिस तरीके आपको अरेस्ट किया गया, कहा कि कोरोना की वजह से अरेस्ट किया गया। विपक्ष अगर किसान का सवाल उठा दें तो उनके लिए कोरोना है। जब पूरे देश के किसान सरकार से नाराज हैं और जो सरकार ने कानून पास किए हैं उसके खिलाफ हैं किसान, तो आखिरकार सरकार जिद क्यों कर रही है? अगर सरकार के इसी तरह के फैसले के खिलाफ पूरा किसान खड़ा है तो सरकार वापस ले ऐसे कानून को। तो वार पलटवार और राजनीति सब आप देख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष का जो विरोध है, आखिर आंदोलन के सहारे कौन अराजकता फैलाना चाह रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से जो बातें कही गई या फिर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जिन बातों को कहा, उससे सीधे तौर पर यह नजर आ रहा है कि अब बीजेपी भी खुलकर इसको लेकर के आक्रामक मोड में आ गई है।
किसानों के साथ वादा खिलाफी कौन कर रहा है, ये भी आज की बड़ी बहस का अहम सवाल है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि वादा खिलाफी की जा रही है, ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कही है। तमाम पुराने उन कार्रवाई का भी जो जिक्र है वो यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब इसी प्रकार के एक्ट को लाने की कोशिश यूपीए सरकार कर रही थी तो यही विपक्षी पार्टियां उनके साथ खड़ी हुई थी। तो अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर किसान का हितैषी है कौन। आज इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। आशीष यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं भारतीय किसान यूनियन के। आशीष यादव जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। उमा शंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। उमा शंकर पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत। राम प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। राम प्रताप सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत। और विजय खैरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विजय खैरा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आज चर्चा की शुरुआत किसान नेता के साथ ही मैं करना चाहूंगा, क्योंकि आंदोलन हो रहा है किसानों का, लेकिन उस पर हो रही राजनीति ये चर्चा का विषय ज्यादा बनी हुई है, इसलिए किसान से ही शुरुआत करते हैं। आशीष यादव जी, आप लोग कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, या जो कल जो भारत बंद का भी आप लोगों ने आह्वान किया है, ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप तो खूब हो रहे हैं। सब ये कह रहे हैं कि वो किसान का भला चाहते हैं, एक दूसरे का हवाला भी दे रहे हैं। आखिर आप लोगों का हितैषी है कौन, ये एक बड़ा सवाल है। कैसे इसको देखा जाए, क्योंकि सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आपका भला चाह कौन रहा है, सवाल ये भी बड़ा है। आशीष यादव जी, जो ऑडियो आ रहा है वो हमारा काम नहीं कर रहा है। आशीष जी, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? आज आपकी चलिए आशीष जी, मैं ऑडियो सही करवाता हूं, मैं आपके पास वापस आऊंगा। राम प्रताप सिंह जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आकर के ये कहते हैं कि भाई देखिए, मुलायम सिंह यादव भी जो बिल आ रहा था इससे पहले यूपीए गवर्नमेंट के समय में, उसका समर्थन कर रहे थे। अब ऐसा क्या बदल गया है कि सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? जवाब दीजिए। जी जी, धन्यवाद आयुष जी। पहला सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने की ये है कि आज जो घटनाक्रम हुआ सुबह से, समाजवादी पार्टी एक किसानों की पार्टी है। लोहिया जी के जमाने से, नेताजी मुलायम सिंह जी के जमाने से जब भूमि संरक्षण सेना बनी, और आज भी समाजवादी पार्टी के ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता किसान हैं। तो हम लोगों में, पार्टी में और किसानों में कोई फर्क नहीं है, ये बात समझने की है। और हम लोग कोई इससे राजनीतिक नहीं कर रहे थे। हम एक एजुकेशनल प्रोग्राम समाजवादी पार्टी चला रही थी किसानों के बीच में, जिसके लिए ये छोटी छोटी यात्राएं निकाली जा रही हैं, उनको, किसानों को इन फार्म लॉज के बारे में एजुकेट करने के लिए। इसके लिए पूर्व हमने सारी परमिशन ले रखी थी। एक ऐसे ही छोटे से कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को आज जाना था, उसकी सारी परमिशन हमारे पास थी। पर आज सुबह ही माहौल ऐसा बदला कि एकदम से विक्रमादित्य मार्ग को छावनी में परिवर्तित कर दिया गया। माननीय अखिलेश यादव जी के घर को सील कर दिया गया, पार्टी ऑफिस को सील कर दिया गया, हमारे एमएलए एमएलसी जो वहां जाने गए उनको अरेस्ट कर लिया गया। और जब अखिलेश यादव जी खुद बाहर निकले ये कहने के भाई मैं तो पैदल ही चला जाऊंगा कन्नौज, तो उनको भी डिटेन कर लिया गया। तो अब सरकार इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रही है? ये तो कोई हम धरना प्रदर्शन करने नहीं जा रहे थे, हम तो एक एजुकेशनल प्रोग्राम चला रहे हैं यात्रा के रूप में। राम प्रताप सिंह जी, सरकार ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है, इसका जवाब तो विजय खैरा जी से मैं ले लूंगा। विजय खैरा जी इसका जवाब देंगे, लेकिन मुझे ये बताइए, क्योंकि आपने कहा कि भाई किसानों की पार्टी है, आप लोग तो किसानों का हित ही चाहते रहे। मुलायम सिंह यादव तो इतने कद्दावर नेता है ना भाई, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव, अगर वो समर्थन कर रहे हो यूपीए गवर्नमेंट के समय में, जिसका जिक्र आज हुआ है, अगर वो ये कह रहे हो कि हाँ बदलाव की आवश्यकता है, एक नया बिल जो लाने की कोशिश उस समय हो रही थी, उसका समर्थन समाजवादी पार्टी कर रही थी, तो अब विगत वर्षों में ऐसा क्या बदल गया कि अखिलेश यादव को सड़क पर उतरना पड़ रहा है? जी, मैं समझाता हूँ। जो एपीएमसी एक्ट है, जिसकी मुख्यमंत्री जी भी बात कर रहे थे, एपीएमसी एक्ट के बारे में इन फार्म लॉज में कुछ नहीं है। जो अभी 3 लॉज बनी है, इसमें एपीएमसी शब्द का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। शुरू से मुलायम सिंह जी, नेताजी हमारे इस बात के फेवर में रहे हैं कि मंडी सिस्टम जो एपीएमसी एक्ट के थ्रू लागू होता है, उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्योंकि उसमें इनएफिशिएंसीज धीरे धीरे सिस्टम में आ गई हैं, जिसकी वजह से छोटे किसानों को परेशानी होती है। तो वो हम आज भी यही कह रहे हैं कि यस, मंडीज नीड रिफॉर्म्स, मंडीज नीड टेक्नोलॉजी, मंडीज नीड अपग्रेडेशन। पर उसका ये सरकार जो है कंफ्यूज कर रही है सबको कि ये जो 3 किसान बिल जो अभी पास हुए हैं, इसमें एपीएमसी का कहीं जिक्र नहीं है। तो नेताजी एपीएमसी में रिफॉर्म चाहते थे, अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी आज भी एपीएमसी मंडी सिस्टम में रिफॉर्म चाहती है, उनको हटाना नहीं चाहती। ये बिल हमें ऐसा लगता है कि मंडी सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए किसान परेशान और कंफ्यूज्ड है। ठीक है,
चलिए इसका जवाब मैं लूंगा मैं विजय खैरा जी से, लेकिन उमाशंकर पांडे जी, आज ये कहा जा रहा है क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी आए सामने, वो भी ये बात कह रहे थे कि अब आप लोगों के पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं बचा और बार बार एक पत्र आप लोगों का जो कांग्रेस के समय का है वो बड़ा वायरल हो रहा है, उसको आधार बनाते हुए ये तमाम बातें कही जा रही हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा जवाब दें इसका। देखिए आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी किसानों को समाप्त करके बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है और उसके लिए ये सारा खेल खेल रही है। हमने जो पीछे 2011 से चूंकि ये बात कर रहे थे तो मैं वहीं से बात शुरू करूंगा। 2011 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय एक कार्य समिति का गठन हुआ था जिसमें देश के तमाम मुख्यमंत्री भी शामिल थे और उसके चेयरमैन देश के मौजूदा प्रधानमंत्री और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी जी थे। और तब उन्होंने ये रिकमेंड किया था, ये रिपोर्ट दी थी कि जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको संवैधानिक रूप से गारंटी कर दी जाए, यानी कि एमएसपी को निश्चित तौर पर लागू कर दिया जाए, एक गारंटी बनाई जाए सरकार की तरफ से। आज जब नरेंद्र मोदी जी स्वयं देश के प्रधानमंत्री हैं, तब उस अपने ही रिकमेंडेशन को, अपनी ही रिपोर्ट को लागू करने से पीछे क्यों हट रहे हैं, ये जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है, कांग्रेस को नहीं देना है। कांग्रेस ने उस समय इन तमाम रिपोर्ट के आधार पर डिस्कशन की बात की थी और संशोधन की बात की थी। बिल्कुल सही बात है। आप समझिए कि बीजेपी ने अभी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस धान का लागू किया है वो 1868 रुपए और 1886 रुपए की इन्होंने घोषणा की, और हकीकत क्या है, इसी उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 900 से 1000 रुपए से ज्यादा प्रति क्विंटल धान की कीमत नहीं मिल रही है किसानों को। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बिचौलियों का, अधिकारियों का और भाजपा के नेताओं का जो गठजोड़ है वो हावी है। वो मंडी समितियों में मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद नहीं होने दे रही है। इसलिए हमने संशोधन की बात की थी, और जो भी सुधी सरकार होगी, जो भी किसानों की हितैषी सरकार होगी, वो इस चिंता से जरूर ग्रस्त होगी कि कैसे एपीएमसी में, मंडी समितियों में भ्रष्टाचार को, बिचौलियों के एकाधिकार को तोड़ा जाए। अगर बीजेपी से ये सवाल पूछा जाए, अगर बीजेपी से सवाल उमाशंकर जी पूछा जाए कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं, उमाशंकर जी अगर बीजेपी से सवाल पूछा जाए कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं तो आपने क्यों नहीं किया, ये क्यों ना पूछा जाए? जिसको आज ये दुष्प्रचारित कर रहे हैं, अटल जी भी इस बात से चिंतित थे, हमारी भी सरकार इस बात से 2010 से जिक्र किया, उसके रिफॉर्म उमाशंकर जी 2010 का जिक्र किया। भाई सुनिए, हमने यहाँ तक उसमें अपने मैनिफेस्टो में लिखा था उमाशंकर जी कि सवाल हम मंडी समितियों को उमाशंकर जी सवाल ले जाएंगे। हमारा मैनिफेस्टो पढ़ ले भाजपा के लोग, हमने कहा था हम मंडी समितियों को रिफॉर्म करके गांव तक ले जाएंगे। और राहुल गांधी जी का जो सपना था चौपाल सागर, वो हमने लागू भी किया था कई जगहों पर, आते ही इन्होंने खत्म कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। चौपाल सागर मंडी समितियों को। उमाशंकर जी देखिए, अगर आपको मेरी ऑडियो मिल रही हो तो आप, मैं चाहूंगा कि मेरी बात का रिस्पॉन्ड करें, नहीं तो मैं दूसरे मेहमान पे जा रहा हूं, फिर इससे ज्यादा मैं नहीं सुनूंगा। अगर आपको सुन रही हो मेरी आवाज तो रिस्पॉन्ड करें मेरे सवाल का। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने 2010 से जिक्र किया तो भाई 4 साल तो और चलाई ना सरकार, उसके बाद संवैधानिक अधिकार क्यों नहीं दिया किसान को एमएसपी का आपने? बीजेपी से सवाल अगर ये पूछा जाए तो आपसे ये क्यों ना पूछा जाए कि आपने क्यों नहीं किया? चलिए आपने पूछ लिया, ये मेरा सवाल था, लेकिन चलिए नहीं बताएंगे। चलिए उमाशंकर जी तक लग रहा मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। विजय खैरा जी आपके पास आता हूं मैं। खैरा साहब मुझे ये बताइए कि चलिए ठीक है, इन्होंने क्या किया नहीं किया वो एक अलग विषय है, उसका वो जवाब उमाशंकर जी से मैं ले लूंगा। लेकिन मुझे ये बताइए, क्योंकि भाई किसान अगर विरोध प्रदर्शन कर रहा है और अगर आप इस बात को कह रहे हैं, जिस बात को लेकर के किसान लगातार ऐतराज जता रहा है, क्या दिक्कत है और क्यों लग रहा है कि ये सब राजनीतिक दल से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? विरोध तो आप लोग भी करते रहे ना जब विपक्ष में थे, तो ऐसा तो नहीं है ना कि राजनीतिक दल विरोध नहीं करते हैं। क्यों लग रहा है ये लोग राजनीति कर रहे हैं? खैरा साहब देखिए, उत्तर देने वाला मैं अकेला हूँ, प्रश्न करने वाले सारे हैं, तो मुझे जवाब देने दीजिएगा, क्योंकि एक एक करके बहुत सारे प्रश्न इकट्ठे हो गए हैं जी जी, सबका स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए। पहली बात, अभी तो पहले तो आपके प्रश्न का जवाब दे देता हूं मैं। सवाल ये है, हमने कृषि बिल जो बनाया है
उस बिल में एक एक बात का अध्ययन है कि जो किसानों के भारी हित में है, जो 70 साल में किसानों की दुर्दशा हुई है, हम लोगों से देखी नहीं जा रही है। आज भी किसान 80% किसान के पास कपड़े नहीं है, जूते नहीं पहनने के लिए, गरीब हो। हमने एक नया बिल लाए हम उसके लिए, उन किसानों के लिए जो हिंदुस्तान में 92% जो किसान है, ये बिल उनको फायदा करेगा। 8% किसान है जो 92% किसान का हिस्सा खा रहे हैं, उन्हें चूस रहे हैं। बेवक्त जो अनाज आते हैं उसको बेच नहीं पाते हैं समय से और ढंग से। तो हमने उन 92% किसानों को बचाने की कोशिश की है जो 8% गिद्धों की तरह कई बार चैट की मंडी के अंदर उन लोगों को बर्बाद करते हैं। हम एक उदाहरण सिर्फ देंगे छोटा सा, इसके बाद आपके दूसरे प्रश्न का सवाल देंगे। मेरे 4 एकड़ जमीन गोना गांव में है, मध्य प्रदेश बॉर्डर पर ललितपुर जिले में। मुझे 43 किलोमीटर मंडी में सामान लेके आना पड़ता है, जबकि 5 किलोमीटर पर अटामे मंडी है और 13 किलोमीटर मालखौन में है तहसील के ऊपर। हम नहीं जा सकते वहां बेचने के लिए। 43 किलोमीटर में आता हूँ 3 एकड़ जमीन का माल उठा के, ट्रैक्टर का भाड़ा देके। अब बताइए कहाँ तक जायज है। और जब एमएसपी खत्म हो जाती है तो मंडी में एमएसपी चलती नहीं है, फिर मैं कहाँ जाऊँ बेचने। ये कैसा रिस्ट्रिक्शन है, ये क्यों है? इसी तरह से इन्होंने डीजल का किया था, इसी तरह यूरिया का किया, इसी तरह गैस का किया। सारा का सारा 70 साल इसी तरह लोगों को सताया है। अब किसानों को जो सताया जा रहा है उनका दुख दूर न करें क्या हम? अब बताइएगा। कृषि बिल का ये है। अब उनका जो झगड़ा एमएसपी का है, एमएसपी के लिए जब इन्होंने, जैसे अभी आपने बताया था, इनको जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा इन्होंने संविधान नहीं बनाया ना, आखिर खैर फिर आज हमसे प्रश्न कर रहे हैं, तभी इनको इस बात का होश आया कि हम किसानों को 1.5 गुना मूल्य दें। सपा तब सो रही थी, कांग्रेस सो रही थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 गुना समर्थन मूल्य दिया है फसलों का, और अब 27 फसलों को एमएसपी में कर दिया है। इनके पास जवाब नहीं होगा इन बातों का। एक एक करके बताता हूँ। गन्ना मिल का खाली उत्तर प्रदेश में ये पूरा का पूरा उनका उधार छोड़ के गए थे। हमने 3 साल में 1,12,000 करोड़ रुपया गन्ना मिलों को दिया है। मिलों का उन्नतीकरण भी किया है 7 मिलों का। ये देखिए, इसी तरीके से आप 2.38 लाख खातों में किसानों के, हमने 2.38 लाख खातों में हमने खाली उत्तर प्रदेश में अभी उनको पैसा भेजा है कृषक। खैरा साहब देखिए, ये बातें बहुत बार चर्चा आप लोग कर चुके हैं और मुझे लग रहा है कि आप लोग बेवन से इन बातों को बता रहे हैं। भाई किसान नहीं समझ रहा है ना, सवाल तो ये है ना, वो समझ क्यों नहीं रहा है? वो किसान कहाँ है जिनको आपकी योजनाओं का लाभ मिला है? इनमें से भी तो कोई किसान होना चाहिए ना भाई। मैं मान सकता हूं कि बहुत सारा किसान है जो आपसे संतुष्ट होगा, वो घर में होगा, लेकिन जो सड़क पर उसको भी तो इन योजनाओं का लाभ मिला होगा ना, वो फिर भी है सड़क के ऊपर, वो क्यों है? अब मैं आपको फिर इस बात का भी जवाब दे देता हूँ। क्या है, देखिए, अकेला पंजाब या वेस्टर्न यूपी, खाली ये तो हिंदुस्तान का किसान नहीं है ना। इनकी समस्याएं थोड़ी अलग हो सकती हैं। पंजाब में 35 गुना 30 गुना फसल होती है, बुंदेलखंड में 10 गुना होती है और इलाहाबाद में 16 गुना। लेकिन विजय खैरा जी, तो ये भी इसी देश का ही किसान भी तो है। उसका दूसरा पहलू तो ये भी है ना कि वो भी तो इसी देश का ही किसान है ना, पूरे देश का नहीं है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि पूरे देश का, लेकिन मुझे बताइए ना, वो भी तो इसी देश का है ना। उनके हित नहीं मानते, जहाँ दूसरे की सरकार है उसको ये अपना देश नहीं मानते हैं। उनके हित की रक्षा कौन करेगा? इनको तसल्ली नहीं होती है। उसको ये पाकिस्तान कहते हैं, खालिस्तान कहते हैं। उमाशंकर जी एक सेकंड, उमाशंकर जी मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अभी आप इन लोग जब ये बोलेंगे तब भी बोलेंगे। खैरा जी पूछने देंगे किसी को? अगर सुनिए फिर जवाब दीजिएगा, उसमें क्या बात है? डिबेट है ये तो। हो सकता है आप हमसे बेहतर बताएं, तो क्या बात है? तो मैं ये कह रहा, अभी जो किसान है, हम बताएं आपको, ये जो किसान दुख में है वो नहीं है, इकट्ठा कर करके लाया गया। अभी देखो, कुछ लोग वहां पे चिल्ला रहे थे हमारे पैसे नहीं दिए इन्होंने 2 दिनों से। एक बस में कह 300 रुपये रोज पे लाए गए थे हमें हरियाणा से, वो सामने आया, आपके खालिस्तान के झंडे आपके सामने आए। किसान भी है इसमें काफी, वो तो है ही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ बीच बीच में और लोग भी हैं जो इसका लाभ लेने के लिए वहाँ घुसे हुए हैं। हमारा काम ये है कि उनसे संवाद करके हम उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, या वो हमें समझा देंगे। बात चल रही है हर विषय पे, हम तो तैयार हैं। चलिए, ये बड़ी बात खैरा साहब आपने कही है। मुझे लग रहा है कि ये बड़ी बात है कि भाई या तो वो आपको समझा देंगे या आप उनको समझा देंगे। आशीष जी हमारे साथ चूंकि अब जुड़ चुके हैं। आशीष जी मुझे ये बताइए, चूंकि आप लोग तो कह रहे हैं कि भाई आपका ये जो विरोध प्रदर्शन है किसानों का है, इसमें राजनीति से कोई किसी का लेना देना नहीं है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां आपको अपना समर्थन दे रही हैं। बीजेपी कह रही है कि अब तो देखिए राजनीति हो रही है। आपके नाम पे कौन राजनीति कर रहा है? और अगर आपके बारे में सारी ही पार्टियां बढ़िया सोचती हैं, भला सोचती हैं, तो आप लोग का भला हुआ क्यों नहीं अभी तक?
कौन सोच रहा आपका हित? आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया। अगर इस 70 साल में किसानों का भला इस सारी पार्टियों ने किया होता तो आज ये किसानों का हाल नहीं होता। आज जैसे जैसे कर्मचारियों का वेतन बढ़ा और जैसे अन्य लोगों का वेतन और जैसे तमाम व्यापारी सफल हुए अपने कार्य में, वैसे किसान भी अपने कार्य में सफल होता और उसको जो है उसकी लागत का मूल्य मिल गया होता। आप ये बताइए, कांग्रेस रही इतने साल, कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस ने क्या किया, सपा ने क्या किया, बसपा ने क्या किया और बीजेपी ने क्या किया। यही सब सोच करके हम इस भाजपा सरकार को हमने जो है वोट दिया कि भाजपा सरकार शायद किसानों के लिए बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि इनके घोषणा पत्र में बहुत अच्छे लुभावने वादे किए गए थे कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे और गन्ना मूल्य जो है 450 रुपया कर देंगे और गन्ना का जो भुगतान है 14 दिन के अंदर कर देंगे। पर आप देख रहे हैं 14 दिन क्या, 14 महीने भी नहीं हो रहा है गन्ना के भुगतान और गन्ने का रेट भी नहीं। और जो एमएसपी लागू की गई धान की, उस धान की एमएसपी में आप देख रहे पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी खरीदारी नहीं हो रही है। आप ये क्या कर रही है सरकार? अगर ये कानून बना रही है तो कानून तो केवल किसानों के लिए नहीं है, ये तीनों कृषि बिल, तो किसानों का जब कोई फायदे नहीं हो रहा है तो ये कानून किस लायक का है? इसको खत्म कीजिए। अगर कानून बनाना है तो इसको रद्द करके दोबारा से किसानों के साथ वार्ता करके तब जाकर के जो जरूरत है एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। ठीक है राम प्रताप सिंह जी, क्योंकि देखिए मैंने ये सवाल किसान नेता से इसीलिए पूछा, कह रहे हैं कि 70 साल में अगर किसी पार्टी ने भी भला कर दिया होता उस किसी में आप लोग का भी जिक्र हो जाता है। अगर कर दिया होता तो ये स्थिति आज किसानों की नहीं होती। वो बात सही है कि भाई इन्हीं से आजीज आकर के चुना था इनको, अब ये भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपसे भी संतुष्ट नहीं है तो क्यों ना समझा जाए भाई अपनी राजनीति चमकाने के लिए मौका अच्छा है, अब किसान सड़क पर है तो थोड़ी अपनी राजनीति भी कर ली जाए। राम प्रताप सिंह जी जवाब दीजिए। जी मैं पहले संक्षेप में 3 ऐसे कदम बताऊंगा जो समाजवादी सरकार ने 2012 से 17 के बीच में लाए, जिससे किसानों का डायरेक्ट फायदा हुआ। तो थोड़ा सा वो जो कंफ्यूजन है वो दूर होगा। नंबर 1, हमने मंडी इंफ्रास्ट्रक्चर में मेजर इन्वेस्टमेंट किए और उसको रिफॉर्म किया। उसके अलावा जो है जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना, उसके किनारे हमने स्टेट ऑफ आर्ट मंडी की प्लानिंग की, जो हम कुछ एग्जीक्यूट कर पाए, जहाँ पे कि वॉक इन कोल्ड स्टोरेजेस, कोल्ड चेन और इस तरह की सुविधाओं का प्रावधान था। नंबर 1। नंबर 2, हमने एक कामधेनु स्कीम लॉन्च की विच वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर पूरे देश में, जहाँ की डेयरी इन यूपी 7वें 8वें पोजीशन से डेयरी प्रोडक्ट प्रोडक्शन में यूपी नंबर 1 पोजीशन पे आ गया। और आज अमूल का सबसे ज्यादा फुटप्रिंट अगर किसी प्रदेश में है तो वो यूपी में है, ना कि गुजरात में। तो ये दूसरा हुआ। तीसरा, गन्ना किसानों के लिए हम लोगों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा के एक नया स्ट्रेन ऑफ शुगर केन प्लांट लेके आए, जिससे कि गन्ने का प्रोडक्शन आज 5 साल में दुगना हो गया। तो इस तरह की, क्योंकि मैंने शुरू में जो बात कही कि समाजवादी ही किसान है, किसान ही समाजवादी है, और समाजवादी गवर्नमेंट हो या समाजवादी पार्टी हो, वो किसानों के अलावा और कुछ नहीं सोचती है। तो ये हमने ये तो हो गया योजनाओं का जिक्र। राम प्रताप सिंह जी, ऐसी योजनाएं तो खैरा जी भी न जाने कितने गिना रहे थे ना। मैंने तो ये सवाल काउंटर पूछा ना कि भाई अगर आप ये इतना कर रहे हैं तो वो किसान मुझे क्यों नहीं दिख रहा है इनके बीच में, जो आके बताए कि बीजेपी ने हाँ हमारे लिए ये बेहतर किया, ये गलत है, इनको वापस ले लें। वो नजर क्यों नहीं आते? भाई किसान नेता यहीं बैठे हैं ना हमारे साथ, वो तो बता रहे हैं कि हमारे लिए तो नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। अगर किया होता तो हम ये हाशिए पर नहीं होते आज। अब राजनीति करनी है, चूंकि अब विरोध है, विपक्ष में है, बढ़िया मुद्दा है, क्यों ना समझा जाए कि राजनीति हो रही है। देखिए, बड़ा रिस्पॉन्सिबल बात मैं आपसे कहूंगा कि अगर हमको सिर्फ राजनीति चमकाने वाली बात होती तो जैसे शुरू में राहुल गांधी ट्रैक्टर चला रहे थे और उस तरह की राजनीति हम लोग विश्वास नहीं रखते हैं। हम लोग ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं और मीडिया ऑप्टिक्स के लिए काम नहीं करते। तो ये जो यात्रा वाला कार्यक्रम है ये आज हाईलाइट हुआ है, पर ये चल रहा है पिछले 15 दिन से। गांव-गांव समाजवादी जा रहे हैं और किसानों के बीच में बैठ के समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या समस्याएं हैं, क्या इस बिल को, हम नहीं चाहते कि ये बिल जो है ये किसानों का जो दिल्ली में चल रहा है ये और बढ़े और एक ऐसा इंफासिस हो जाए कि सरकार और किसान कोई सोल्यूशन ना रीच कर। हम चाहते हैं कि कोई सोल्यूशन निकले, बातचीत से निकले। हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि भाई जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो लोग आपस में बैठ के बात करें और किसानों को भी यही रहना है, सरकार को। राम प्रताप सिंह जी, भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि बातचीत से ही हल निकलना है तो बातचीत तो अभी होनी है, परसों फिर होनी है बातचीत, तो फिर ये विरोध प्रदर्शन क्या कि भाई वापस ले लीजिए, जब बातचीत से ही हल निकलना है तो? नहीं, बातचीत से ही हल निकलना है और उसके लिए बातचीत तो कर ही रही ना गवर्नमेंट, कहाँ पीछे हट रही बातचीत करने के लिए? वो तो बातचीत कर ही रही है बराबर। वो अलग बात है कि हल निकलेगा कि नहीं,
निकलेगा कि नहीं ये एक अलग विषय है, लेकिन बातचीत के दरवाजे तो खुले हुए हैं भाई, इससे इनकार नहीं कर सकते, खुले हैं भाई। ये किसान संगठन सब जा रहे हैं, 40-40, 45-45 लोग बैठ रहे हैं वहां पर जाकर। उमाशंकर पांडे जी, मुझे ये बताइए, आपने कहा क्योंकि नरेंद्र मोदी उस वक्त मुख्यमंत्री थे जिस कमेटी का आपने अभी जिक्र किया, अगर वो ये कह रहे थे कि भाई इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बना दीजिए तो क्यों नहीं बनाया? 2010 का जिक्र किया ना आपने, 4 साल और चलाई सरकार आपने, आज आप कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं कर देते हैं ऐसा? ये सवाल आपसे भी तो पूछा जाना चाहिए ना उमाशंकर जी। देखिए, हाँ बिल्कुल आपका अधिकार है। देखिए 2011 की बात मैंने की, 2011 का ये वाकया था, 2010 का नहीं। और उस समय, हेलो जी जी सुन रहा हूं, आ रही मेरी आवाज? जी जी जी। हाँ देखिए, ये 2011 की बात है और उस समय एक रिपोर्ट आई और उसको अध्ययन उसका शुरू हुआ। तभी हमने 2014 के चुनाव में अपनी मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि अगली सरकार आएगी तो हम इसमें रिफॉर्म करेंगे। ये ऐसे ही नहीं था कि एकाएक हमने एक लाइन बढ़ा दिया मैनिफेस्टो में। स्टडी के बाद ये चीजें हमने अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि हम इसको रिफॉर्म करेंगे, एपीएमसी को भी और तमाम सारे किसानों से जुड़े हुए मुद्दों को भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, जो मुख्यमंत्री रहते हुए रिकमेंड कर रहे हैं कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए, प्रधानमंत्री बनते ही उसको खत्म कर देने की साजिश रख दी। ये यू टर्न है, एपीएमसी को खत्म करने की साजिश रच दी। ये यू टर्न है, ये धोखा है, किसानों के साथ ये धोखा है। इतना बड़ा यू टर्न किसके दबाव में लिया गया? उन लोगों के दबाव में जिन लोगों ने चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अरबों रुपए लगाए, इन्वेस्ट किए। व्यापारी तो इन्वेस्ट करता है ना, अंबानी और अडानी तो इन्वेस्ट करेंगे। उन्होंने जहाज दी नरेंद्र मोदी जी को चलने के लिए, उनके परिवार को चलने के लिए, उनके नेताओं को चलने के लिए 5 स्टार होटल खोले, चुनाव में पैसे लगाए। ये जो तमाम कैंपेन 2014 से लेकर 2019 में देखा गया, वो अंबानी और अडानी का ही पैसा था। उन्होंने इन्वेस्ट किया, अब उसको निकाल रहे हैं। अब वो निकाल कैसे रहे हैं? आप देखिए, अडानी जी का मार्केट में फॉर्चून के नाम से आटा और तेल पहले ही बिक रहा है। जो आटा 18 रुपए केजी था, वो फॉर्चून बेचता है 30 और 32 रुपए में। और तब जब अभी इनको एकाधिकार नहीं है, जैसे ही इनको एकाधिकार मिल जाएगा इस कानून के तहत, वही आटा गरीबों को तो मुयस्सर भी नहीं होगा। तब उनको आटा मुयस्सर नहीं होगा, आलू भी मुयस्सर नहीं होगा। आज आलू आप देखिए, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट से जैसे ही बाहर हुआ, 50 रुपए और 60 रुपए किलो आलू बिकने लगा है। फॉर्चून का तेल 145 रुपए लीटर मिल रहा है। खैरा जी, कल ही मैंने खरीदा खुद। तो ये अभी स्थिति है। आगे चल के ये आटा और तेल और ये आलू 3-3 गुने दामों में बिकेगा। रिलायंस फ्रेश से देश का आम आदमी नहीं खरीद सकता 80%। सब्जी खरीदने अगर आप जाइए रिलायंस फ्रेश में या बिग बाजार में, ये जो अंबानी जी ने खरीद लिया तो नहीं होगा। और दूसरी बात मैं बताऊं, अभी गन्ना किसानों की बात कर रहे थे। सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 90 दिन के अंदर हम गन्ना किसानों के मूल्य का भुगतान कर देंगे। लेकिन आज 4 साल बीत गए, 16,000 करोड़ रुपए आज भी बकाया है। खैरा जी, ये समझ लीजिए। और एमएसपी 27 फसलों पे आपने नहीं लागू किया है। डाटा अपना करेक्ट कर लीजिए, 23 फसलों पर पहले से ही चला आ रहा है। लेकिन एमएसपी मिल रही है क्या? 1868 रुपए मैंने पहले बताया, वो 900, 800, 1000 में बेचने को किसान मजबूर है। और आप उसको दे रहे हैं अंबानी और अडानी को। तो हम अंबानी अडानी को दे रहे हैं। चलिए ठीक है उमाशंकर जी, ये बात मैं आपकी मान लेता हूँ। चलिए ठीक है, अब आप आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर, उसका जवाब खैरा जी से मैं लूंगा। लेकिन उमाशंकर जी, किसान नेता को ये क्यों कहना पड़ा कि भाई आप लोगों ने भी तो 70 साल में उनके लिए कोई बेहतर नहीं किया? वो ये क्यों कह रहे हैं? देखिए, उनका अधिकार है वो कुछ भी बोले, लेकिन मैं उस पर जरूर कहना चाह रहा था। लेकिन देखिए, शायद आशीष यादव जी हमारे मित्र हैं, उनको शायद अभी पूरा ज्ञान नहीं। 1960 के दशक में इंदिरा गांधी जी जब देश की प्रधानमंत्री थी, अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे, तब वहां से गेहूं आता था और घटिया क्वालिटी का गेहूं अमेरिका हमको देता था। बांग्लादेश के त्रासदी के समय
उस समय अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया और हमको गेहूं देने से मना कर दिया। और तब इंदिरा गांधी जी ने और राजीव गांधी जी ने पंजाब से, जिस पंजाब के किसानों को भाजपा के मुख्यमंत्री खट्टर जी खालिस्तानी और आतंकवादी बता रहे हैं, उसी पाकिस्तान से स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का चेयरमैन बनाया गया था। और वहां से उन्नत बीज, उन्नत खाद, इन सबको इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबका तैयार किया गया। और आज देश खाद्यान्न तो से सवाल है ना उमाशंकर जी भाई, पंजाब और हरियाणा का किसान, मुझे पंजाब और हरियाणा का किसान इतना संपन्न हो गया जहां से आपने हरित क्रांति की शुरुआत की, लेकिन यूपी और बिहार का किसान हाशिए पर चला गया। क्यों हो गया ऐसा? कांग्रेस की सरकार उमाशंकर जी ये क्या नीति थी? इस बात उमाशंकर पांडे जी ये क्या नीति थी भाई कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ है? उमाशंकर जी, आशीष जी भले कुछ कहें, लेकिन मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करते हैं उमाशंकर पांडे जी? ये क्यों नहीं करते भाई? वो भी तो किसान है ना, उन्हीं के दुख दर्द के लिए तो खड़े हो रहे हैं आप। वो किसान अपना दुख दर्द ना बताए यहाँ पर। मैंने बताया ना, सवाल ना पूछे भाई आपसे, आपने क्या भला किया? आयुष जी, हमने बताया कैसे देश कहां से कहां पहुंचा है। इस विकास की यात्रा को सबको पढ़ना चाहिए। फिर यही लोग उन सरकारों पर गर्व करेंगे। इंदिरा जी की 7 साल में किसान का ये हाल हो गया। ये सवाल मैं पूछूंगा, आशीष जी से, क्या 7 साल में सिर्फ हाल हो गया? और ठीक है, आपके हिसाब से आपने बेहतर किया, ऊपर ले रहे हैं, हर गवर्नमेंट करती है। उमाशंकर पांडे जी, में हर सरकार यही प्रयास करती है। सवाल तो यही है ना कि वो योजनाओं का लाभ मिलता कितना है इन लोगों को, और अगर इतना ही होता तो किसान को संपन्न तो एटलीस्ट होना चाहिए था ना भाई, वो नहीं है। विजय खैरा जी जवाब दीजिए, उमाशंकर जी जो बात कर रहे थे। आयुष जी आज किसान किस बात पर आंदोलन कर रहे हैं? जो कांग्रेस ने कानून बनाया था उसको लागू रहने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और मोदी जी जो ला रहे हैं उसको खत्म कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। यानी कि कांग्रेस की जो नीति थी भाजपा से बेहतर थी। ठीक है, चलिए इसका जवाब मैं ले लूंगा, लेकिन विजय खैरा जी जवाब दें। पूछ लेना मुझसे, इनकी तसल्ली हो जाए, बोलिए ना। अच्छा अब बताइए साहब। उमाशंकर पांडे जी आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे, मैं चाहूंगा जवाब दे दे खैरा जी एक एक करके। जी हम दो बातें क्लियर कर दूं, अभी सापा की भी और उनकी भी। एक बार तो अभी सापा जो एक ही लाइन में बोलूंगा, उनको आगे भी इनकी बात बताता हूँ। अभी जो कह रहे थे 29 मिलें कर दी थी सापा ने गन्ने की, उनकी बात यही खत्म हो गई है बातचीत में, उन्हें आगे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी गन्ने पर। अब सवाल आया इनका, जो उमाशंकर जी कह रहे थे कांग्रेस का, आज किसान बदहाल है, कोई इनकार कर सकता है? किसान बराबर आत्महत्या करता रहा, कोई इनकार कर सकता है? कौन सी सरकार जिम्मेदार है इसके लिए? किसान के बच्चे पढ़ नहीं सकते, कपड़े नहीं है, कौन सी सरकार जिम्मेदार है इसके लिए? सापा जिम्मेदार है, डीएमके जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार है? कौन 60 साल चलाया है? इनको शर्म तो आनी चाहिए कि किसान की क्या हालत कर दी इन्होंने। अब सवाल आता है सुधारने का, तो हम दूसरा आपको फिर बता दें इसकी से संबंधित हालात ये है, इस समय हमारे पास 2 से 80 लाख टन चावल है हमारे पास, हम पूरे विश्व को भेज सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास 60 लाख टन चीनी है, जो हमने सब्सिडी देके 22 पे खरीदी है, और हमको वहाँ 22 पे देनी पड़ती है विश्व में, 32 पे खरीद रहे हैं हम। तो आप ये समझ लीजिए कि हम तो किसान को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बिल नहीं आता है तो हालात क्या होते हैं, किसानों को इस बात का पता नहीं लगता है, गरीबों को गांव में, कि किस चीज का बाजार है, हम कौन सी क्रॉप्स कब उगाएं। इसलिए हमको किसानों तक, खासतौर से ग्राम पंचायत के अध्यक्षों तक ये बात होनी चाहिए इस समय हिंदुस्तान के बाजार में क्या चीज ज्यादा चल रही, क्या कम चल रही है। नहीं तो क्या होता है, धानी धान बोता चला जाता है, एक आदमी धान भारी हो जाता है, गेहूं कम हो जाता है, चना। तो ये सब बातें गाँव तक कैसे पहुंचेंगी? अब हमें क्या करना चाहिए, नई क्रॉप्स करना चाहिए, सोयाबीन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये किसी को नहीं पता लगता है। हम चना बोते आ रहे 70 साल से, चना ही बोल रहे अपने खेत में, भले चना मोहल्ले के अंदर खैरा साहब, लेकिन मुझे बताइए, आप मुझे फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, खैरा साहब आप मुझे बताइए, आप मुझे फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, तो पहले मुझे ये बताएंगे ना कि आप क्या करने वाले हैं, या फिर पहले एक नियम कानून बना देंगे, उसके बाद बताएंगे कि ये फायदा आपको होगा इस कानून से? यही तो किसान का एतराज तो इसी बात पर है ना, क्योंकि हम लोग दिन भर किसानों के बीच में रहते हैं। कितने किसानों को मैंने सुना है जो इस बात को कह रहे हैं, ये जो कानून आप लाए इसको वापस करिए, दोबारा से बैठिए, चर्चा करिए, नया कानून लाइए, हम लोगों के हिसाब से होगा, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। एतराज इसी बात का है कि कोरोना काल में ये आपाधापी में लाने की जरूरत क्या थी, इसका क्या जवाब है? अगर इनके फायदे का है तो भाई इनको बिठा के बात तो कर लेते।
आज जो 40-40 संगठन आते हैं आपके पास बैठ के बात करने के लिए, ये पहले आ जाते हैं, इनसे पहले चर्चा हो जाती, तो मुझे लगता है आपत्ति का कोई विषय ही नहीं होता ना। ये राजनीतिक पार्टियां इनको इन्फ्लुएंस कर पाती, जो आरोप आप लगाते हैं। नहीं है जब खैरा साहब, इनकी आपत्ति नहीं थी न है। आप खुद ही प्रमाणित है इस बात से कि कृषि बिल के 3 महीने बाद हमने चुनाव सारे ही चुनाव करीब करीब जीते हैं, विधानसभा के हर प्रदेश में जीते हैं, लेकिन विरोध नहीं किया। अब जब ये पंजाब के किसान यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने सोचा गंगा का तो कोई दर्द ही नहीं हुए, तो किसानों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं उनका। और कांग्रेस का भ्रष्ट यूरिया, भ्रष्ट डीजल हमेशा राशन पे बिका है, 40 साल राशन पे बिका है। जब ट्रेन आती थी यूरिया की तो उससे पहले एक एक बोरी की बुकिंग होती थी, ब्लॉक में हर एक बोगी ब्लैक में जहाँ की एक उतर रही है, एक बीना उतर रही है, ऐसे उतरती थी। सारा दुनिया को याद है, अभी कोई भूले थोड़ी है वो किसान उस बात को। तो इन किसानों के लिए जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जो उनके लीडर इकट्ठे हुए हैं, जो मंडी के बिचौलिया हैं, जो किसानों का खून गिद्ध की तरह चूसते हैं, उन्हें बचाना है हमको, और हम बचा के ही मानेंगे। उन गरीब किसानों तक उनका लाभ पहुंचा के ही मानेंगे हम लोग, ये आप तय कर लीजिएगा। खैरा साहब कैसे, लेकिन वही तो सवाल है ना, क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आप बातचीत की मेज पे भी बैठ रहे हैं, दूसरी ओर किसान भारत बंद भी कर रहा है, राजनीतिक पार्टियां उनको अपना समर्थन भी दे रही। भाई किसान की संख्या लगातार बढ़ रही है। खैरा साहब, कपड़े उनके खैरा साहब, अगर आप बॉर्डर पर या फिर इधर उधर जाकर के थोड़ा सा हालात का जायजा लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसान कितनी भारी संख्या में पहुंच रहा है। सवाल तो ये है ना, ठीक है, ये कुछ भी कहते रहे भाई, ये देखिए ये आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, ये आरोप प्रत्यारोप होता रहेगा, लेकिन मुझे बताइए ये किसान, खैरा साहब, ये जो किसान बाहर आया है, ये जो किसान बाहर आया है, ये आपके इस बिल से अगर खुश होता तो नहीं आता, ये आपके इस कानून से खुश होता खैरा साहब तो नहीं आता। खैरा साहब, अगर आपके इस कानून से जिस फायदे को आप बता रहे हैं बार बार, अगर उस फायदे को वो समझ गया होता या उसको लग रहा होता कि उसके फायदे का, तो वो नहीं होता सड़क के ऊपर। जी, कभी कभी बरगलाने वाले भी तो लीडर है ना, अभी नहीं उन तक बात पहुंच पाई। अनपढ़ किसान है हिंदुस्तान का, वो इस सच को नहीं समझ पा रहा है, ये कितना भी बरगला है। चलिए, अब मैं आशीष जी से पूछता हूँ। आशीष जी, आपको बरगलाया गया है या इन्फ्लुएंस कर दिया गया है आपको, या आपको समझ में आ रहा है कि इस कानून में क्या है? खैरा साहब को समझा दीजिए थोड़ा। जी ऐसा है। हेलो जी, आशीष जी बोलिए। मैं बता रहा था कि बलगलाया मुझे कहीं से नहीं जा रहा, ना मैं किसी जो है राजनीतिक पार्टियों से मैं जुड़ा हूँ, और ना मुझे किसी राजनीतिक पार्टी का कोई जो है समर्थन चाहिए। तो अपना खुद आ रहे कि हम समर्थन आपको दे रहे हैं, आपके साथ में हम खड़े हैं। हमने कहा भाई देखिए, अगर आपको समर्थन देना है करते रहिए, हमारे साथ में खड़े रहने की जरूरत है। भारत का किसान जागरूक है और अपने इस कानून के बारे में वो जानता है कि कानून ये किस वजह से बना है, कारपोरेट के लिए बना है या फिर किसान के लिए बना है। भाई अगर कानून बनाया ही था तो कोरोना काल में इतनी क्या जल्दी थी जो कानून बना दिया। अगर बनाना ही था तो किसान से आप संपर्क करते, किसानों के साथ में बैठक करते, किसानों के साथ में बैठक करके तब जाके कानून बनाते। हमें किसी से बलगलाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई बताने की जरूरत नहीं है हमें क्या नुकसान है क्या फायदा। हमें मालूम है कि हमें अपने खेत में क्या बोते हैं और कितना लागत होता है, कितना मिलना चाहिए। हम आपसे और कुछ नहीं मांग रहे, हमें महंगाई के अनुपात में हमें अपने अनाज का वाजिब दाम चाहिए। लेकिन आशीष जी, ये भी कहा जा रहा है कि इसमें ज्यादा संख्या में देखिए सिर्फ पंजाब का किसान है और कुछ संख्या में हरियाणा का किसान है, बाकी किसान ज्यादा विरोध उसका कर नहीं रहा। इसका क्या तर्क है, इसका क्या जवाब है? उत्तर प्रदेश का भी है, राजस्थान का भी है, मध्य प्रदेश का है, तमिलनाडु का है, यहाँ से पूरे इंडिया से किसान आ रहे हैं। और आप देखिएगा जाकर के तमिलनाडु के भी किसान है, उत्तर प्रदेश के भी क्या किसान है। आशीष जी ठीक है, देखिए आपने इस बात को कहा क्योंकि आप किसी राजनीतिक दल से नहीं है, किसान का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर राजनीतिक पैमाने तो थोड़ी राजनीतिक बातें होंगी जरूर। आपने ये कहा शुरुआत में कि आपका भला तो भाई देखिए किसी पार्टी ने नहीं किया होता तो आप लोग आज हाशिए पर नहीं होते। कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि आपके पास जानकारी नहीं है, हरित क्रांति लाने वाली कांग्रेस पार्टी है और आप लोगों का अब तक जो भी भला हुआ है वो कांग्रेस ने ही किया है। क्या आपको लगता है कि वाकई में राजनीतिक पार्टियों ने वाकई में आपके विषय में गंभीरता से सोचा, और अगर सोचा तो आज ये स्थिति क्या पिछले 7 सालों में आप लोगों की हो गई? क्या पिछले 7 सालों में किसान परेशान हो गया इस तरीके से? इस अनुसार 1967 में गेहूं का पहली खरीदारी शुरू हुई थी। गेहूं और धान बेच करके किसान अपना घर भी बनवा लेता था और सीमेंट की बोरियां भी आ जाती थी और लोहा भी खरीद लेता था और सोना भी खरीद लेता था। मतलब वो अपने अनाज को बेच करके अपना घर परिवार चला लेता था। क्या आज के समय में संभव है
कि कितना अनाज बेचेगा तो 1 तोला सोना खरीदेगा, और कितना अनाज बेचेगा तो सीमेंट खरीदेगा, कितना अनाज बेचेगा तो मोरंग खरीदेगा। क्या आज ये संभव है? मैं इन पार्टियों से सवाल करता हूं कि कितना अनाज किसान बेच लेगा तो उसका घर, मकान और शादी उसके बच्चों की हो जाएगी, उसकी पढ़ाई निकल जाएगी। ठीक है, ये सभी के लिए सवाल है। ठीक है, राम प्रताप जी मैं आपके पास आता हूं। राम प्रताप सिंह जी, ठीक है, खैरा साहब मैं आऊंगा आपके पास। राम प्रताप जी मुझे ये बताइए, किसान तो पिछले 5 महीने से इसका विरोध कर रहे हैं ना। जिस दिन से ये बिल आया है, अध्यादेश आया, आप एक कानून भी बन गया, उस समय आक्रामकता क्यों नजर नहीं आई? उस समय गिरफ्तारियां क्यों नहीं दी गई? आज क्यों? क्योंकि आज माहौल गर्म है इसलिए। आयुष जी, जो मैंने बात पहले भी कही कि समाजवादी पार्टी हमेशा से किसानों के बीच में रही है और किसानों की पार्टी है। तो मैंने जो आपको बात बताया कि जब से ये ऑर्डिनेंस आया और उसके बाद जब ये कानून बना, तब से हम किसानों के बीच में जा रहे हैं। हम कोई वहाँ पे धरना प्रदर्शन नहीं करना चाह रहे थे, इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाह रहे थे हम, क्योंकि जिस समय ये बिल आए उस समय पहले इसको जब पहले बार पढ़ा गया तो ऐसा लगा कि इससे बढ़िया तो किसान के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। दे आर सो ब्यूटीफुली शुगर कोटेड। तो लेकिन उसको समझने में थोड़ा सा समय लगा कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा। और हमारी रिसर्च में एक चीज ये निकल के आया कि ये कानून जो है इज एग्जैक्ट रिप्लिका ऑफ फार्म एक्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फ्रॉम 1942। और आज अमेरिका का क्या हाल है, किसान वहां पे सबसे, आपको आश्चर्य होगा जान के कि फार्मर्स इन यूएसए सबसे ज्यादा सुसाइड रेट, $1 जो फूड डॉलर खर्च होता है यूएसए में, किसान के पास 14 पैसे पहुंचते हैं। हमारे यहाँ आज फिर भी ₹1 जो अगर खर्च होता है तो नॉन पेरिशेबल के लिए 65 पैसे मेरे पास आते हैं। मैं खुद किसान हूँ, मैं गेहूं उगाता हूँ, आलू उगाता हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो खेड़ा साहब जो बात कह रहे थे कि साहब धान और गेहूं, तो धान और गेहूं अलग अलग समय पे उगता है, एक साथ नहीं होता, ये अलग अलग क्रॉप्स है। और दूसरी चीज ये कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट इस समय बात कर रही है, बड़ी सेंसिबल बात कर रही है। खेड़ा साहब अपने पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर और जो डेलीगेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का किसानों से बात कर रहा है, वो कह रहा है कि गवर्नमेंट हैज नो ईगो। ये बात एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कही। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपनी गलती मान रही है और किसानों के साथ बैठ के इस सोल्यूशन निकालने के फेवर में है। समाजवादी पार्टी भी यही चाहती है, इसीलिए हम कोई जो है अपनी तरफ से एक्टिविटी ऐसी नहीं कर रहे हैं जिससे कि कोई एग्रेवेशन हो। हम किसान का ये सोल्यूशन चाहते हैं। उमाशंकर जी जवाब दीजिए आशीष जी की बात का। वो कह रहे हैं कि आप जरा बता दें, सभी राजनीतिक दलों के लिए उनका सवाल यह है, वो कितना अनाज बेच ले कि वो सोना खरीद सके, वो अपना घर बना सके, कितना अनाज बेच सकता है वो? तो इसका जवाब दीजिए। वीडियो मुझे लगता है, देखिए मैं आशीष जी के इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं देना चाहता। मुझे लगता है आशीष जी थोड़ा सा और इस चीजों को स्टडी कर लें। आज डिबेट इस विषय पर नहीं है कि सोना खरीदना है कि चांदी। मैं अभी सपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, अल्टीमेटली तो ये होना है ना भाई, किसान की आर्थिक स्थिति संपन्न हो तो वो अपनी जरूरतों के लिए लग गया स्टडी करने में। सवाल का सार अब स्टडी कर लिया, अब अखिलेश यादव जी निकले हैं, धन्य है प्रभु जी। एक तरफ तो आप कह रहे हैं आप किसानों के, आप किसान हैं और आप ही किसान हैं, सपा किसान है और आप किसान हैं, और उन किसानों को 6 महीने लग गया ये समझने में। मुलायम सिंह यादव जी धरती पुत्र कहे जाते थे, मुलायम सिंह जी किसान पुत्र कहे जाते हैं, और उस धरती पुत्र की पार्टी के होके अखिलेश यादव जी को इतना टाइम लग गया एमएसपी को समझने में कि एमएसपी खत्म हो जाएगी तो क्या होगा। अखिलेश यादव जी को इतना टाइम लग गया कि अंबानी और अडानी के हाथ में किसानों को बधुआ मजदूर बनाने का खेल खेला जा रहा है। 6 महीने लग गए। मुलायम सिंह यादव जी से पूछ लेते, वो 1 घंटे में आपको समझा देते। ये देखिए, हिपोक्रेसी मत करिए, हिपोक्रेसी मत करिए। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, आज आप आए, ठीक है, कोई बात नहीं है, ड्रामा ही सही आए तो हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन इस तरीके से मत कहिए कि 6 महीने लग गए स्टडी करने में। एक बात। दूसरी बात देखिए आयुष जी, मेन लड़ाई है किस बात की? मेन लड़ाई 3 बातों की है, और वो 3 बात है जो ये 3 कानून लाए हैं, वो कानून किसानों के खिलाफ है। ये बात किसान समझ रहा है।
खैरा जी कह रहे हैं कि नहीं, किसानों के किसान खिलाफ नहीं है। समझ रहा चलिए, ये तो है, किसानों हम के खिलाफ समझ है, रहे किसान हैं। सड़क के ऊपर क्या है। कह लेकिन रहे हैं मुझे खैरा बताइए, जी? खैरा जी इस कह देश रहे का हैं कि किसान अगर आपने कैसे बेहतर किया है, समझेगा अगर कि आपने किस बेहतर महीने किया, देखिए में कांग्रेस कौन पार्टी सा से फसल सवाल इसलिए बोया पूछना जाए, पड़ता है, तो उसको उमाशंकर फायदा जी, होगा। कांग्रेस से सवाल खैरा पूछना जी, पड़ता है ना, हमारे बाप क्योंकि आप देश की दादाओं सबसे से भी, पुरानी पार्टी है, आज सबसे की ज्यादा बात से धूल आप लोगों ने 5,000 किया साल है। से भी ज्यादा साल से किसान लगातार ये आत्महत्या किसान क्यों करता हमारा रहा? का पेट किसान भरता कर्जदार है। लगातार क्यों आप होता उसकी रहा? इसका बुद्धिमत्ता क्या पर जवाब प्रश्न है? चिन्ह लगा रहे हैं। इसका जवाब क्या है? ये उमाशंकर जी, उनकी उमाशंकर जी, बुद्धिमत्ता पर उमाशंकर प्रश्न जी, चिन्ह नहीं है, ये उमाशंकर आपकी जी, सरकार के बुद्धिमत्ता पर प्रश्न ठीक है। चिन्ह है। वो अच्छी उमाशंकर जी, तरीके से जानता उमाशंकर जी, है कि उमाशंकर जी, मौसम बदलता है तो क्या अर्थ होता उमाशंकर है, जी, कब बारिश ठीक होगी, है। कब सूखा आएगा, ये वो जानता है। आप किसान को समझाने और पढ़ाने की कोशिश मत करिए। आप असल में अंबानी और अडानी का जो इन्वेस्टमेंट है उसको दे रहे हैं। उमाशंकर आप जी, मार्केट जो है वो अंबानी अडानी के हवाले उमाशंकर करना जी, चाहते हैं। सुन रहे हैं आप मुझे? किसानों का उमाशंकर जी, आप मुझे सुन खेत पा रहे हैं? अंबानी और अडानी के हवाले करना उमाशंकर चाह जी, रहे आप मुझे सुन हैं। पा और रहे मैं हैं? उदाहरण के साथ बताऊंगा, उमाशंकर तथ्य जी, आप के सुन पा रहे हैं या साथ, फोन कट जब गया? नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, चलिए, उमाशंकर जी से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही, मेरे कुछ काउंटर सवाल थे। आशीष जी जवाब दीजिए। भाई, कांग्रेस तो भला करती रही आप लोगों का, लेकिन सवाल ये है ना कि अगर भला किया गया तो आप लोग कर्जदार कैसे होते हुए चले गए? और वो तो आपकी बात का जवाब भी नहीं देना चाहते, कहते आप पढ़िए थोड़ा। आप जरा उनसे भी सवाल पूछ लीजिए कि आप थोड़ा कम, आप आपके पास ये जानकारी नहीं है, तो ये जानकारी आप तक उन लोगों ने पहुंचाई क्यों नहीं? वैसे किसान कम पढ़ा लिखा होता, पर इतना भी कम पढ़ा लिखा नहीं है कि कांग्रेस को पढ़ाने की जरूरत पड़े। वो अपना स्टडी करके आए और हम जमीनी स्टडी करते हैं। हम पढ़ाई भले कम किए हैं पर जमीनी स्टडी करते हैं और जमीन पे अपना फसल उगाते हैं। उसका हम वाजिब दाम मांग रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो। हमने सबके पास हम सबके पास गए हैं और इस बार बीजेपी को हमने मौका दिया था कि शायद किसान के लिए बहुत अच्छा कुछ करेगी सरकार, पर बीजेपी सरकार में भी किसानों के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। काला कानून किसानों के लिए जो लाया गया है इसको रद्द किया जाए और किसानों के साथ में बैठ करके दोबारा से कानून बनाए, ये हमारी किसानों की मांग है। खैरा साहब, जवाब दीजिए। देखिए, इस कानून का रद्द होने का कोई फायदा नहीं है, सिवाय इसके कि किसानों को जिस राष्ट्र धारा में हम जोड़ना चाहते हैं, अभी जो ये बात कर रहे थे उमाशंकर जी है कि वो किसान को कैसे करेंगे, कैसे हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा क्योंकि किसान को अब नई सुविधाएं, विकास के नए मशीनीकरण, नए नए उनको सब कुछ जब मिलेंगे, पता लगेगा कि कैसे हम ज्यादा उगाएं। तो जो फसल बताया 15 गुनी होती वो 25 गुनी होएगी, यही हमारा उद्देश्य है। अच्छा, दूसरा, इस बिल में हर तरह से किसान के अधिकारों की रक्षा है पूरी तरह से। अंबानी अडानी कहते कहते इनका मौत हक गया, तो साहब मुझे 1 मिनट वो भी बता देने दीजिएगा। आज का किसान पिछले 70 साल में वक्त जरूरत पे साहूकारों के यहाँ जमीन रखता है, गिरवी करके उसे मिलता है पैसा। तो धीरे धीरे 10-5 एकड़ वाला किसान अब 1-1.5 एकड़ वाला बचा, क्योंकि उसके खेत सारे के सारे बिक गए। जिस व्यवस्था को रोकने का पूरा इंतजाम है इस बिल में, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसान की 1 इंच जमीन अडानी अंबानी क्या दुनिया का कोई भी आदमी बड़े से बड़ा जमींदार नहीं ले सकता। उस कानून में प्राविधान है, कभी भी नहीं ले पाएगा। रहा क्रॉप्स, अगर क्रॉप्स मान लो किसी की आप खैरा साहब, मुझे ये बताइए, खैरा साहब, ठीक है, कांग्रेस पार्टी को आपको समझाना है ये बात या किसानों को समझाना है? समझाना किसको है? समझाना किसको है? आधा मिनट आप दे दीजिए, फिर 1 घंटे बोल लीजिए, उतना समय बात। खैरा साहब, देखिए, मेरे काउंटर सवाल हैं कुछ, मैं चाह रहा हूं उसको आप इंक्लूड करते चलिए। देखिए, मेरा मानना है कि काउंटर सवाल तुरंत हो जाए। खैरा साहब, आप समझा किसको रहे हैं? आप कांग्रेस पार्टी को समझा रहे हैं या किसान को समझा रहे हैं? मुझे ये बताइए। चाहिए ना, बार बार बोलते हैं, हर आदमी कंफ्यूज रहता है। खैरा साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए। खैरा साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए। देखिए, मुझे भी समय नहीं मिलता, फिर मैं सवाल पूछूं कैसे आपसे? खैरा साहब, मुझे बताइए, आप समझा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को या किसान को? किसको समझा रहे हैं आप? नहीं, हम तो सच, इस समय सच आपके सामने रख रहे हैं। वो अब किसान को तो मैं यहाँ समझाने के लिए कहाँ है मेरे पास किसान, लेकिन जितना किसान नेता बैठे हमारे साथ, जितने देख रहे हैं किसान नेता हैं, वही तो देख पाएंगे, है ना? नहीं, किसान नेता हैं, ये नहीं रिप्रेजेंट करते, सापा रिप्रेजेंट नहीं करती है यहाँ के लाखों करोड़ों किसानों को। ये 2000-5000 आदमी नहीं रिप्रेजेंट, टीवी पे जो 4 लोग बैठे हैं वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। साहब, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से जुड़े हुए हैं भाई, मुझे तो लगता है आपको इतना तो जानकारी होगी भाई भारतीय किसान यूनियन के बारे में। ये कर रहा हूँ, वो सापा के लिए कर रहे हैं, ये किसान के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने हित देख रहे हैं। कहाँ इनका हित है? ये मझोले और
किसानों से ऊपर के किसान है वो रिप्रेजेंट करने आ रहे हैं आपको। वो नंगा किसान नहीं आ रहा आपके टीवी पर, जिसका दर्द है, जो नहीं समझ पा रहा है कि उसकी समस्याएं क्या है और कैसे दूर होंगी। हम उसी का इंतजाम कर रहे हैं कि 70 साल की समस्याएं उस किसान की दूर हो, जो 16 गुना फसल करता था वो 25 गुनी करे। उसी फसल को आऊंगा राम प्रताप सिंह जी, इसके बाद आपके पास ही आऊंगा। खैरा जी की बात अडानी की जो बात कर रहे हैं, अगर वो उसी जमीन में 16 गुनी की जगह 32 गुनी फसल कर देता है अपने इंतजाम से विकास करके, तो किसान को तो 16 के 28 गुने 20 गुने मिल गए। अंबानी अडानी कमा रहा है, सरकार कमा रही, कौन का, उससे आपको क्या मतलब है? हमें तो विकास चाहिए, हम तो राजधारा में जोड़ना चाहते हैं। उन्नतशील बीज चाहिए उनको, उन्नतशील मशीनें चाहिए उनको, ये प्रोवाइड नहीं हो पा रही है उन लोगों के लिए। अगर हम प्रोवाइड करके हम 20 गुना का 40 गुना पैदा करें, देश खुशहाल होगा, किसान आत्मनिर्भर हो जाएगा। राम प्रताप सिंह जी जवाब दीजिए। मैं एक बड़ा लाइव एग्जांपल दूंगा इसमें, थोड़ा समझने की बात है, कोई इस बात को ज्यादा उठा नहीं रहा है। देश में 30 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनके पास खेत नहीं है, वे आर लैंडलेस फार्मर्स। अब ये लैंडलेस फार्मर्स क्या करते हैं, ये जो बड़े एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हैं जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में रहते हैं, उनके खेत को भेज पे, किराए पे या आग बिटाई पे या शेयर क्रॉपिंग, बहुत अलग अलग नाम है, से उनसे लेते हैं। अब इस बिल के आने के बाद की जो सिनेरियो है वो मैं बता रहा हूँ कि जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हैं, ये अपनी जमीन बड़े आसानी से रेंटल पे, लीज पे बड़े कॉर्पोरेट्स को दे सकते हैं। दैट इज द प्रोविजन इन द सेकंड बिल फार्म लॉ जो अभी आई है। उससे क्या होगा कि ये जो 30 करोड़ किसान हैं, इनको ये जमीन उपलब्ध होना बंद हो जाएगी, क्योंकि जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड है वो दिल्ली में, उसको बड़ा आसान है, ऑनलाइन उसने ट्रांजैक्शन किया कारगिल के साथ और कारगिल ने जमीन ले ली 20 साल की लीज पे। तो ये जो 30 करोड़ किसान है, ये कहाँ जाएंगे? जो आज एक सम्मान के साथ जीते हैं, चाहे छोटे किसान हैं, किराए पे जमीन लेके किसानी करते हैं, ये किसान इस बिल के आने के बाद अगले 2 साल 3 साल में कहाँ जाएंगे? इसके बारे में मुझे जवाब दे। हाँ, मैं देता हूँ जवाब। खैरा जी, मैं आपसे भी जवाब लूंगा, लेकिन आशीष जी से भी मैं कमेंट ले लेता हूं। आशीष जी, एक तो आप 22 देके सारे किसानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, ये बात खैरा साहब कह रहे थे, और दूसरा मुझे ये बताइए, भारत बंद का भी आप लोगों ने कल आह्वान किया है, रणनीति आगे क्या है? क्या उम्मीद है कुछ की हल निकलेगा 9 तारीख की बैठक में भी? आशीष जी, नेटवर्क आपका, नेटवर्क हमारा बहुत खराब है, इस समय गांव में है, बहुत आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। दोबारा सवाल पूछे। आशीष जी, मेरा सवाल यह है कि भाई भारत बंद का आप लोगों ने आह्वान किया है, इससे कितनी उम्मीद आपको 9 तारीख को जो आपकी बैठक होने वाली? क्योंकि खैरा साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि आप सभी किसानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, देश के अंदर ऐसा भी किसान है जो इस बिल से खुश है। अब इसका क्या जवाब है? खुश कोई भी नहीं है किसान, और सारे किसान एकत्र हो गए हैं, और हमारे संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी नरेश टिकैत और चौधरी राकेश टिकैत जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और हम लोग इस समय बॉर्डर पे, हम लोग दिल्ली बात कहने के लिए, सरकार को अपनी बात कहने की समस्या है। हम सरकार तो जाना चाहते हैं कि सरकार को कहें, और सरकार हुई है कि हमें दिल्ली में प्रवेश करने नहीं दे रही है। अब ये बताइए, दिल्ली क्या सरकार की है? दिल्ली तो सबकी है। आखिर अगर इनको अगर दिल सही है, सब कुछ सही है, तो ये दिल्ली क्यों नहीं आने दे रहे? हम तो अपनी बात शांतिपूर्वक रखने के लिए आए हैं, हम कोई अहिंसा तो नहीं कर रहे, हिंसा कोई कार्य नहीं कर रहे। हमारा रास्ता रोक के रखा, हम लोग वहीं पे बैठे हुए हैं, खाना पानी ले गए हैं तो साथ में, आज बात करेंगे तो आज बात करेंगे, 10 दिन बात करेंगे, 10 दिन बाद बात करेंगे। चलिए, आपकी इसी बात के साथ अब मैं चर्चा यही समाप्त करूंगा, समय नहीं मेरे पास। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल भारत बंद है और उसके बाद उसके अगले ही दिन मुलाकात भी होनी है केंद्र सरकार के साथ। लेकिन देखना यह है कि क्या इस बार की मुलाकात में कोई नतीजा निकलता है, क्योंकि किसान सड़कों पर है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।